हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो टॉपिक चल रहा है सारणिक डिटरमाइंड, ठीक है ना। डिटरमाइंड यानी प्रश्नावली 4.3 तक हमारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। जो भी स्टूडेंट ना देखे एक बार प्लेलिस्ट में जाएं, अवश्य देखें। चलते अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक पर चलने से पहले इतना जरूर कहना चाहेंगे कि एक बार आप हम पर भरोसा, अपना ट्रस्ट बनाइए और वीडियो को अंत तक देखें। अंततः वीडियो पसंद आए तो लाइक और डिसलाइक आपके ऊपर डिपेंड है, जो आपकी इच्छाएं हैं वो करिए। चलते हैं प्रश्नावली 4.4 की तरफ। यहाँ देखते हैं एक दो नए चीज में ले रहे हैं, उपसारणिक और सहखंड। लोगों को यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो हम कहेंगे कोई थ्योरी मत पढ़िए, थोड़ी सी आप कॉन्सेप्ट को लगाइए। जो सहखंड होते हैं यानी जो अवयव होते हैं वो उपसारणिक होते हैं। किसी भी सारणिक के जो अवयव होते हैं क्या होते हैं, उपसारणिक होते हैं। सहखंडज में क्या होता है, यदि किसी सारणिक के पंक्ति और स्तंभों का योग सम है तो उनमें प्लस से गुणा और विषम है तो माइनस से गुणा होता है। चलते हैं सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर निर्देश दिया गया है, कह रहा प्रश्न संख्या 1 और 2 तक सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक सहखंड लिखिए। पहला सवाल है 2 0 -4 3। तो इसी को हम पहले सॉल्व भी कर लेते हैं। तो जैसे ही पहले को हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ दे रखा है 2 0 -4 और 3। यहाँ पर हम निकालते हैं सारणिक। सबसे पहले क्या निकालेंगे, उपसारणिक। उपसारणिक को कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं। तो पहला उपसारणिक, जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो 11 12 21 22 है, तो उपसारणिक हम निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, उपसारणिक। उपसारणिक निकालेंगे तो यम 11 पहले पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ दीजिए, तो आपका ये पहला पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ दीजिए 3 बचेगा। यम 12 पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ दीजिए तो 0 बचेगा। आगे यम 13 नहीं, क्योंकि तीसरा स्तंभ तो है नहीं, तो फिर क्या आ जाएगा, तीसरा स्तंभ नहीं, फिर दूसरी पंक्ति हो जाएगी यम 21 पर, ठीक है ना। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दीजिए तो -4 हो जाएगा। यम 22 पर देख लीजिए तो दो पंक्ति, दूसरा पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्या निकल गया, उपसारणिक। क्या निकल गया, उपसारणिक। फिर से देखिए, उपसारणिक किसी भी सारणिक के जो अवयव होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, उपसारणिक। यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि उपसारणिक यम 11 यानी पहले पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ दीजिए तो 3 बचेगा। यम 12 पहले पंक्ति का दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए 0। यम 21 दूसरे पंक्ति का पहला स्तंभ, यम 22 दूसरा पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से इनका निर्माण हो जाएगा। अब एक चीज और बचा है, सहखंड क्या है, तो उसको भी देखते हैं। सहखंड क्या है, दोनों को साथ साथ देखेंगे, ठीक है ना। उपसारणिक में अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले उपसारणिक को यम से प्रदर्शित करते हैं। तो यम 11 का मतलब उपसारणिक का पहला अवयव, उपसारणिक का पहला अवयव, और यम 12 का मतलब उपसारणिक का दूसरा अवयव। तो इसी तरीके से है। तो सहखंड को अगर हम निकालेंगे तब देखिए क्या होता है। सहखंड को ए से प्रदर्शित करते हैं। तो A11 A12 A21 A22 हम कहेंगे इसी के मान को लिख लीजिए 3 0 -4 2। अब आप कहेंगे कि सर जी अंतर क्या है, आपने वही मान तो यहाँ पर भी नोट करवा दिया है। तो अंतर देखिए, ये A11 1 1 2 यदि इनके पंक्ति और स्तंभ का योग सम है तो इसमें प्लस से गुणा होगा, और माइनस है अगर विषम है तो माइनस से गुणा होगा। फिर से समझिए, पंक्ति और स्तंभ, सहखंड में ये रूल लगेगा, यदि पंक्ति और स्तंभ का योग सम हो तो उसमें प्लस से गुणा होगा, और माइनस हो तो, अगर विषम हो तो माइनस से गुणा होगा। देखिए 1 1 जोड़िए सम है तो प्लस से गुणा होगा, पल से रहेगा। 2 में 1 जोड़िए क्योंकि पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये 3 हो गया। 3 एक विषम संख्या है माइनस से, लेकिन 0 प्लस और माइनस में होता ही नहीं है, ठीक है ना, तो 0 हो जाएगा। यहाँ फिर 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 3 एक विषम है, माइनस से गुणा करोगे +4। यहाँ पर जोड़ लीजिए 2 1 कितना, ये 22 होगा। यहाँ पर ये 22 तो सम है, सम में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा उपसारणिक के और सहखंड के। आगे देखिए दूसरे सवाल में, अभी भी जिन स्टूडेंट को डाउट है तो उसके लिए हम दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। वहां पर देखिए, ठीक है ना, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर वो पढ़ने की जरूरत नहीं है,
कि आप बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़िए उपसारणिक के लिए, लोग बहुत परेशान हैं, तो उपसारणिक के लिए आप परेशान मत होइए। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, दूसरे सवाल को देखिए, तो दूसरा सवाल क्या है, ए बी सी डी है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम उपसारणिक को ही निकालेंगे, उपसारणिक निकाल लीजिए। तो यम 11 पहला पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ोगे तो डी बचेगा भैया, कैसे दिखा दे रहे, ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ। यम 12 पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ दीजिए, जब आप पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तब आपके पास बी बचेगा। अब देखिए यम 13 तीसरा स्तंभ तो है नहीं, तो यम 21 को नोट करेंगे, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ सी, और यम 22 को नोट कर लीजिए तो ए हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए किसी भी सारणिक के जो अवयव होते हैं वही उस सारणिक के उपसारणिक होते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पढ़ा रखे हैं, जहाँ पर भी हमने डिटरमाइंड का प्रारंभ किया, पहला वीडियो इंट्रोडक्शन का ही, तो वहाँ पर हमने आपको बता रखी हैं ये चीज़ें। जो भी स्टूडेंट ना देखे हो एक बार जाए वहाँ पर देखिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई नया कॉन्सेप्ट छोड़ने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं, सब डिटरमाइंड बोलते हैं उपसारणिक को, ठीक है ना। आगे देखिए साखंड निकालते हैं, क्या निकालते हैं, साखंड। एक साखंडेज होता है, साखंडेज को एजवाइंट बोलते हैं, इसके बाद वाले चैप्टर में मिलेगा, तो इसके लिए आप ध्यान रखिए। तो A11 A12 A21 A22 इसी की वैल्यू को लिख दीजिए D B C A। अब देखिए इनके ये जो A11 लिखा है इसका मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ, यदि पंक्तों और स्तंभों का योग सम होता है तो उसमें प्लस से गुणा, यदि विषम होता है तो उसमें माइनस से गुणा होगा। चलिए अगर 1 1 2 सम है तो प्लस डी रह जाएगा, 2 1 3 विषम है तो माइनस बी हो जाएगा, 2 1 3 प्लस सी है तो माइनस से गुणा माइनस सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को उपसारणिक साखंडिज निकालना आ गया होगा। सबसे बड़ी चीज ये याद रखिए कि उपसारणिक को यम से प्रदर्शित करते हैं, साखंड को ए से। चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहना चाहता है भैया, सवाल नंबर 2 को देखते हैं भैया। सवाल नंबर 2 भी वही कह रहा है कि निर्देश में प्रश्न पहले से ही दे रखा था कि प्रश्न संख्या 1 और 2 के सारणिक के अवयवों के उपसारणिक और साखंड लिखिए। तो जो दूसरे का पहला सवाल है, इस सवाल को अगर आप देखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना। इस पहले सवाल में इस सारणिक के हमको क्या लिखने हैं, उपसारणिक और साखंड। क्या लिखने भैया, उपसारणिक और साखंड। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का वही तरीका है, सबसे पहले उपसारणिक निकालेंगे, यम 11 यम 12, और ये यहाँ तीसरा स्तंभ है क्योंकि ये सारणिक कितने का क्रम का है, आप 3 × 3 का है, यानी 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। अगर 3 पंक्ति और 3 स्तंभ इसमें है तो इसका मतलब क्या है कि अगर 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है तो यम 13 भी निकलेगा। क्या निकलेगा, यम 13 भी निकलेगा, और उसके बाद यम 13 के बाद क्या निकलेगा, फिर यम 23 भी निकलेगा। इससे पहले में 2 × 2 का था, ठीक है ना। जब 2 × 2 का था तो ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ 3 × 3 का है, तो इसलिए ऐसे समस्याएं होंगी। तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा भैया, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा। सॉल्व में इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब इसको हम हल करेंगे तो यम 11 का मान लेंगे। जैसे ही हम यम 11 का मान लेंगे, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दीजिए, इसके बाद जो बचता है, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ आप जैसे छोड़ोगे तो आपके पास बचा क्या, पहले आप ये देख लीजिए, 1 0 0 1। यम 12 का मान ले लीजिए, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, तब क्या बचेगा, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, ठीक है ना, 0 0 0 1। यम 13 का मान ले लीजिए, पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ को छोड़ दीजिए, तब क्या बचेगा, 0 0 1 0, ठीक है ना, यही बचेगा आपका। आगे आते हैं, अब यहाँ तक हो गया। इसके बाद जो वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, इसके बाद इसका ज्ञात करेंगे, किसका, यम 13 का हो गया ना। तो यम 13 के बाद अब जो वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, यम 21 का करेंगे। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दीजिए, तो 0 0 0 1,
0001। इसके बाद यम 22 का करेंगे तो दूसरा पंक्ति दूसरी स्तंभ छोड़ दीजिए, क्या बचेगा भैया 1001। इसके बाद यम 23 की वैल्यू ले लीजिए, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ दीजिए, तब आपके पास क्या बचेगा तो 1000। आगे भी अभी भी है, क्योंकि अब हमको ज्ञात करना है यम 31। यम 31 तीसरा पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ दीजिए तो आपका बचेगा 0100। आगे आते हैं यम 32 तीसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ दीजिए तो 1000। ठीक है ना। आगे यम 33 तीसरा पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ दीजिए तो यम 33 में जब हम आएंगे तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ को, तब क्या 1001। ये हो गया। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, सारणी को सॉल्व करने की विधि हमने आपको पहले ही बता रखा है। ये 1 है, ठीक है ना, दाहिने हाथ पर, और इसका गुणा 1 से होगा तो 1 एकम 1 और 0 एकम 0 तो 1 हो जाएगा। 1 0 0 और 0 0 0 तो 0 हो जाएगा भैया। यहाँ भी वही 0 0 0 1 0 0 0 हो जाएगा। आगे 1 का गुणा 0 से करोगे तो 0, और 0 में से 0 गया तो 0 ही आएगा। आगे आइए 1 एकम 1 0 एकम 0 यानी 1 आ गया। 1 0 0 और 0 0 0 0 आ गया। यहाँ पर भी हल करोगे 0 का गुणा 0 से 0, 1 का गुणा 0 तो 0 आ जाएगा। 1 का गुणा 0 से 0, 0 माइनस 0 0 हो गया। 1 एकम 1 0 एकम 0 1 हो गया। क्या हो गया 1 हो गया। इस तरीके से तो हमने निकाल लिए उप सारणी। क्या निकाले भैया उप सारणी। यम 11 यम 12 यम 13 यम 21 यम 22 और यम 23 उप सारणिक निकाल लिए। अब हमको निकालना है साखंड। क्या निकालना है साखंड। बहुत सारे बच्चों जिनको एक ही लाइन में आता है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ना लिखना चाहें डायरेक्ट इससे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुणा कर दीजिए 1 एकम 1 0 0 0 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो हम समझाने के लिए इतना बड़ा लिख देते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बात करते हैं साखंड की, क्योंकि उप सारणिक पूरा हो गया तो आगे नंबर आएगा साखंड का भैया। तो हम निकालेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। जो यम 11 12 का मान है पहले उसी मान को यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, रख दीजिए, बिना सोचे निसंकोच के उसी के मान को यहाँ पर रख दीजिए। जैसे ही आप रखोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये इसका मान आया है। अब आप बस इतना देख लीजिए, आपको ये पता है कि 0 प्लस माइनस में नहीं होता है, ये तो क्लियर पता है ना कि 0 प्लस और माइनस में होता ही नहीं है। तो जब 0 प्लस माइनस में नहीं होता है तब किस में, किसी न किसी में। तो 0 प्लस माइनस में नहीं होता तो बचा क्या 1 1। अब 1 1 को चेक कर लो, क्या इनके पंक्ति और स्तंभ का योग सम है, सम है तो कोई मतलब नहीं है, प्लस से गुणा होगा उनकी वैल्यू यही रहेगी। अगर उनके पंक्ति और स्तंभों का योग विषम है तो माइनस से गुणा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1 1 2 है, कोई प्रभाव नहीं। यहाँ 2 1 3 है माइनस से, लेकिन 0 माइनस में, इस 1 को सम है, ये 1 को सम है। तो इस आव्यूह में क्या है, पंक्ति साखंड और उपसारणिक दोनों के मान बराबर हैं, यही इतना उत्तर हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर जी आप सब में काहे नहीं चेक किए, तो सब में हमने इसलिए नहीं चेक किया क्योंकि 0 प्लस माइनस में होता नहीं, तो 3 बार 1 आया है, तीनों में हमने देखा कि इनके पंक्ति और स्तंभों का योग क्या आ रहा है, सम आ रहा है, इसीलिए यही इतना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं सवाल नंबर दूसरे का जो है दूसरा पार्ट देखते हैं भैया। जो भी डाउट होगा पहले में नहीं समझ में आया तो दूसरे में समझ में आएगा। दूसरे का दूसरा सवाल देखते हैं भैया। इसमें भी क्या ज्ञात करना है, उपसारणिक और साखंड ही ज्ञात करने हैं। तो देखिए कह रहा है 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। इसमें सब का क्या ज्ञात करना है, उपसारणिक और
साखंड। तो हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते समय हम दिए हुए सारणिक को लिखते हैं 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या चाहिए, उपसारणिक निकालना है। तो बहुत लोग पहले M11 M12 M13 को पहले पंक्त का उपसारणिक कहते हैं, सही है, वो पहले पंक्त का होता भी है, ठीक है ना। तो उस वाले सवाल में हम नहीं लिखे थे, लेकिन इसमें लिख देंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम उपसारणिक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, उपसारणिक। क्या निकालेंगे, उपसारणिक। प्रथम पंक्त के उपसारणिक, प्रथम पंक्ति के उपसारणिक, ठीक है ना। प्रथम पंक्ति के उपसारणिक यानी M11 M12 M13। चलिए M11 का मान जब आप पहले पंक्त और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे तब देखिए क्या बच रहा है भैया, यहाँ बच रहा है 5, नीचे 1 -1 2। इसको हल कर लीजिए। देखिए ये हो जाएगा 2 × 5 माइनस, रूल है माइनस लगता है, उसके बाद 1 × -1, तो 5 दूनी 10 और माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 11। M12 का मान हम निकालेंगे, तब क्या होगा, पहला पंक्त और दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, पहला पंक्त और दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, तब देखिए कितना बचेगा। यहाँ तो 3 और 0, वहाँ पर -1 और 2, तो यहाँ पर गुणा करवाइए, 3 × 2 0 × -1, तो 3 दूनी 6, वही माइनस हो जाए 0 और 0 6 में से 0 घटेगा तो वही इतना। M13 पहला पंक्त तीसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, तो 3 0 5 1 हो जाएगा। इसको अगर आप हल कर लेते तब पहले पंक्ति का जो था उपसारणिक आ गया है। पहले पंक्ति का 3 × 3, 1 × 3 माइनस 0 × 5, तो 3 -0 बराबर 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे दूसरे पंक्त की उपसारणिक, दूसरे पंक्त की उपसारणिक कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरे पंक्त की उपसारणिक यहां देखते हैं, यहां निकालेंगे M21 का मान, M22 का मान, M23 का मान, निकाल लीजिए 21 का मान। दूसरा पंक्त पहला स्तंभ छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर बचा 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 2। M22 का दूसरा पंक्त और दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, दूसरा पंक्त और दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पर 1 0, ये 1 0 और 4 2 बचेगा। M23 में दूसरा पंक्त तीसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा, तो यहाँ तो बचेगा 1 0 0, ठीक ना। इसके बाद किसका हो जाएगा, इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे पंक्त के उपसारणिक, तीसरे पंक्त के उपसारणिक, उपसारणिक। तो तीसरे भी पंक्त के उपसारणिक ज्ञात कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं, इसको हल कर लीजिए। तो 0 × 2 1 × 4, तो यहाँ हो जाएगा 0 - 4 -4, 1 × 2 और 0 × 4, तो यहाँ पर भैया 2 हो जाएगा, 1 × 1 0 × 0 बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तीसरे पंक्ति का उपसारणिक, तो यानी M31 M32 और M33। M31 तीसरा पंक्त और पहला स्तंभ छोड़ दीजिए, तीसरा पंक्त और पहला स्तंभ छोड़ दीजिए, तीसरा पंक्त और पहला स्तंभ, तो 0 5 4 -1। आगे आते हैं M32 तीसरा पंक्त, तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, तो 1 3 हो जाएगा और उसके बाद 4 -1 हो जाएगा। M33 का मान तीसरा पंक्त और तीसरा स्तंभ 1 3 0 5, हल कर लीजिए, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो देखिए -1 का गुणा 0 से तो 0, और रूल है माइनस लगता है 4 पंचे 20, तो -20 हो गया। -1 का गुणा 1 से तो -1, 4 3 12, रूल है माइनस लगता है 12,
और यहाँ हो जाएगा -13, ठीक है ना। 5 एकम 5 और 3 शून्य शून्य 5, ये हमारे क्या निकल गए, उप सारणिक की वैल्यू निकल गई भैया। किसकी वैल्यू, उप सारणिक की वैल्यू। अब उप सारणिक का मान अगर निकल गया है तो अब हमको चाहिए सहखंड, इसी की वैल्यू को हम रखेंगे और उसके बाद देखेंगे सहखंड। अगर पंक्ति और स्तंभों का योग सम हो रहा है तो प्लस से गुणा, और माइनस हो रहा है तो, अगर विषम हो रहा है तो माइनस से गुणा कर देंगे। तो A11 A12 A13 ये तीनों मिलकर पहले पंक्ति के सहखंड आएंगे। A21 A22 A23 ये किसके आएंगे, दूसरे पंक्ति के सहखंड आएंगे। अब देखिए A31 A32 A33 सबरे मान लिख लो। तो M11 का मान कितना आया है, 11 आया है, और 12 का मान 6 आया है, और 13 का मान 3 आया है। 21 का मान देखिए तो 21 का मान -4 आया है, और 22 का मान 2 आया है भैया, और 23 का मान 1 आया है, 24 नहीं 31 सॉरी -20 आया है। और अब देखते हैं 32 का मान -13 आया है, और 33 का मान 5 आया है। अब ये सहखंडज में हमको ये करना है जिनके पंक्तों और स्तंभों का योग क्या होता है, सम होता है उसमें प्लस से गुणा, और जिसमें विषम होता है उसमें माइनस से गुणा करवा दो बस। 1 1 2 सम है तो वही हो जाएगा 11, ये विषम है +6 है तो -6 हो जाएगा, ये सम है तो 3 ही रहेगा। यहाँ देखिए 2 1 3 विषम है तो -4 है तो +4 हो जाएगा क्योंकि माइनस से गुणा। यहाँ 2 सम है विषम है तो -1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 और 1 4 हो जाएगा, ये माइनस है, ठीक है ना। तो सम है तो कोई परिवर्तन नहीं, -20 होगा। क्या होगा, -20 होगा। और 2 और 3 5 होते हैं, एक विषम संख्या है, -13 है तो +13 हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस में प्लस से गुणा करते हैं तो क्या हो जाए, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, और यहाँ पर 5 ही रह जाएगा। इस तरीके से ये सवाल हमारा क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ क्या किया गया है। यदि सहखंड में याद रखना है, दिए हुए सहखंडों में यदि उनके पंक्ति और स्तंभ का योग सम है तो उसमें प्लस से गुणा, माइनस है तो, अगर विषम है तो माइनस से गुणा होगा, ठीक है ना। चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ भैया, कि सवाल नंबर 3 क्या कहना चाहता है। सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 को देखते हैं भैया। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि दूसरे पंक्ति के आयों के सहखंडों का प्रयोग कर त्रिभुज, या आप डेल्टा बोल सकते हैं, ठीक है ना, बराबर 5 3 8 2 0 1 1 2 3 का मान ज्ञात कीजिए। केवल इसमें दूसरे पंक्ति की बात कहा गया है, सहखंड उपसारणिक नहीं। अगर उपसारणिक कहता तो M21 M22 M23 हो जाता, लेकिन यहाँ पर सहखंड की बात हो रही है तो A11 A12 A13 की बात हो रही है, सॉरी A21 A22 A23 की बात हो रही है। तो हम सबसे पहले सहखंड निकालेंगे भैया। क्या निकालेंगे, सहखंड, सहखंड निकालेंगे। और जब भी हम सहखंड निकालेंगे तो सबसे पहले दूसरे पंक्ति का निकालेंगे सहखंड, दूसरी पंक्ति का, दूसरी पंक्ति का, दूसरी पंक्ति का सहखंड निकालना है। मतलब ये है कि A21 का मान, A22 का मान और A23 का मान निकालना है, इसी को निकालना है। तो ये 21 का मान निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, दूसरे पंक्ति और प्रथम पहला स्तंभ को छोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 2 8 3, ठीक है ना। ये 22 के मान को निकालेंगे तो दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दोगे तो 5 1 8 3, और ये 23 का मान निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ को छोड़ दीजिए तो 5 1 3 2। हल कर लीजिए इनको, तो 3 का गुणा 3 से, 3 त्रिका 9, रूल है माइनस लगता है। 8 का गुणा 2 से तो 8 दूनी 16, घटा दीजिए -7 हो जाएगा। आगे ये 5 तिहाई 15, रूल है माइनस लगेगा। 8 एकम 8, 8 7 15। आगे ये 5 दूनी 10, रूल है माइनस लगेगा। 3 एकम 3, घटा दीजिए 7।
यानी सब में 7 7, 21 का मान भी 7 आया है, 22 23, ठीक है ना। अब देखिए इनका योग क्या हो रहा है, यदि योग विषम हो रहा है तो माइनस से गुणा, योग सम हो रहा है तो प्लस से गुणा, ये हो जाएगा ना। तो कर दीजिए 2 1 3 विषम है और तो ये -7 है, कौन सा 7 हो जाएगा, +7 हो जाएगा। आगे ये सम है, कोई प्रभाव नहीं, ये विषम है, यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा भैया, यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देखिए 2 में 3 जोड़ोगे, पंक्तों और स्तंभों का योग विषम हो रहा है, ये +7 है, -7 हो जाएगा। अब आगे हमको क्या मिल गए, सारणिक के हमको क्या मिल गए, सहखंड मिल गए, कौन से पंक्ति का, तो दूसरे पंक्ति का। अब हमें जिसका मान ज्ञात करना है, इसमें एक चीज और, जो दूसरे स्तंभ के अवयव हैं, जो दूसरे स्तंभ के अवयव हैं उनको लिख लेते हैं, दूसरे पंक्ति के अवयव, तो उनको स्मॉल ए से लिखेंगे, स्मॉल ए 21 बराबर 2, स्मॉल ए 22 बराबर 0, स्मॉल ए 23 बराबर 1, यही तो अवयव है दूसरे पंक्ति के, 2 0 1, यानी ए 21 ए 22 ए 23, स्मॉल ए लिख लिए, क्योंकि कैपिटल ए क्या है, शाखंडज है। अब हमको मान चाहिए था, तो लिखेंगे इसका जो मान लिख रहे हैं, त्रिभुज या डेल्टा बराबर स्मॉल ए 21 गुणे कैपिटल ए 21 प्लस स्मॉल ए 22 कैपिटल ए 22 प्लस स्मॉल ए 23 कैपिटल ए 23, वैल्यू रख दीजिए, गुणा कर दीजिए। स्मॉल ए 21 का मान 2 है, कैपिटल ए 21 का मान 7 है, प्लस स्मॉल ए 22 का मान 0 है और कैपिटल ए 22 का मान 7 है, माइन प्लस स्मॉल ए का मान कितना है भैया, स्मॉल ए का मान क्या है, स्मॉल ए 23 का मान है 1 और कैपिटल ए 23 का मान है -7, ठीक है ना। तो त्रिभुज का ही मान पूछ रहा है कि त्रिभुज, ठीक है ना, कुछ लोग डेल्टा भी बोलते हैं इसलिए मैं दोनों ही बोल दे रहा हूँ, त्रिभुज का ही मान पूछ रहा है। तो 7 दूनी 14, 7 0 0, 7 एकम 7, और 14 में से 7 घटा देंगे तो 7 वर्ग इकाई हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 7 आंसर हो जाएगा, और यही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर से देखिए, सबसे पहले हमको दूसरे पंक्ति का शाखंड निकालना था, निकाल लिए, उसके बाद दूसरे पंक्ति के अवयव को हमने लिख लिया, और फिर इसके मान के लिए किसी भी, अभी मान लीजिए तीसरे पंक्ति का कहता तो यहाँ पर A31 A32 और A33 का गुणा हो जाता, ठीक है ना, कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों रहता। चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ, भैया सवाल नंबर 4 क्या कहना चाहता है उसको देखते हैं। सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 भी कह रहा है कि तीसरे स्तंभ के अवयव के शाखंडों का प्रयोग कर कर जो है त्रिभुज या डेल्टा त्रिभुज बराबर 1 1 XYZ YZ ZX और XY का क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तीसरा पंक्त कह रहा है, तीसरे स्तंभ कह रहे हैं, तो तीसरे स्तंभ का यदि ये तीसरे स्तंभ कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, A31 A32 और A33 की वैल्यू निकालनी है। सॉरी, A31 A32 A33 नहीं तो पंक्त हो जाएगा A13 A23 और A33 का निकालना, क्योंकि तीसरे स्तंभ की बात हो रही ना, तो तीसरा स्तंभ ही है ना C3 वाला, तो तीसरे स्तंभ के सहखंड। तो सबसे पहले A13 के मान निकालेंगे। A13 का मान निकालने के लिए पहला पंक्त और तीसरे स्तंभ को छोड़ दीजिए, तब आपका क्या बचेगा, 1 1 YZ, ठीक है ना। अब ये 23 का मान चाहिए भैया, दूसरा पंक्त और तीसरा स्तंभ छोड़िए, दूसरा पंक्त और तीसरा स्तंभ, तब क्या बचेगा, 1 और X 1 और Z। आगे आइए, ये 33 चाहिए, A33 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, A33 भी निकाल लेते हैं। तीसरा पंक्त और तीसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, तो 1 1 XY। हल कर लीजिए, Z का गुणा 1 से Z और माइनस Y का गुणा 1 से तो Y, Z का गुणा 1 से Z माइनस 1 का गुणा X से तो X, Y का गुणा 1 से Y माइनस X।
ए आ गया। अब देखिए तीसरे स्तंभ के हम आए वो लिखते हैं, तीसरे स्तंभ के अवयव लिखिए। तीसरे स्तंभ के अवयव क्या है, स्मॉल a13 बराबर वाई जेड है और a23 बराबर जेड एक्स है और a33 बराबर क्या है भैया, a33 बराबर एक्स वाई है। हमको जो वैल्यू ज्ञात करना है, किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, इसी त्रिभुज का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के जो मान का सूत्र होता है वो क्या होता है, a13 कैपिटल A13 प्लस स्मॉल a23 कैपिटल A23 गुणे में प्लस स्मॉल a33 गुणे में कैपिटल A33 कर दीजिए भैया। अब ये a13 का मान तो आपका है वाई जेड, ठीक है ना, गुणे इसकी वैल्यू क्या है कैपिटल A13 का, तो कैपिटल A13 का जेड माइनस वाई कर लीजिए प्लस स्मॉल a23 का मान जेड एक्स है, कैपिटल A23 का मान जेड माइनस एक्स है। आगे आइए स्मॉल a33 का मान एक्स वाई है और इसका मान कितना है वाई माइनस एक्स है। सबसे पहले हम गुणा करवा देते हैं, गुणा करवाइए। यहाँ वाई जेड का गुणा जेड से करवाओगे तो वाई जेड स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। एक्स स्क्वायर को एक तरफ और वाई स्क्वायर को वाई के साथ रख लीजिए, वाई स्क्वायर को वाई के साथ रख लीजिए और फिर देखिए आप में क्या हो जा रहा है। तो चलिए, यदि मैं एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ रखता हूं तब क्या होता है, एक्स स्क्वायर को मैं क्या रखता हूं एक्स के साथ रखता हूं तब क्या होगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर वाले को पहले एक साथ लिख लेते हैं भैया, जिसमें जिसमें क्या है एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले अगर एक्स स्क्वायर वाले को ढूंढो तो जेड ही स्क्वायर वाले को ढूंढ लो, वाई जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है प्लस जेड स्क्वायर एक्स, यहाँ पर है माइनस वाई स्क्वायर जेड और कहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। आगे आइए, फिर अब एक्स स्क्वायर की बारी है तो माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। चलिए यहाँ पर यदि आप जेड स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस वाई बचेगा, क्या बचेगा एक्स प्लस वाई। यहाँ पर अगर हम वाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं वाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तब क्या बचेगा इसमें, क्योंकि सारे ब्रैकेट में एक ही बचेगा तभी तो कॉमन हो पाएगा। आगे देखते हैं भैया, वीडियो कट रहा था तो यहाँ पर देखते हैं गुणनखंड करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें हमने क्या किया कि इसका वाई जेड का गुणा करवा दिया, तो यहाँ तक हुआ था। हमने क्या किया वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर इनको एक साथ ले लिया और जेड एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, इसको एक साथ ऐसे इसलिए ले लिए कॉमन लेने में आसानी रहेगा। पहले और दूसरे पद में देखिए वाई जेड कॉमन है, कॉमन ले लीजिए जेड माइनस वाई हो जाएगा प्लस तीसरे और चौथे पद में देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन है तो तीसरे चौथे पद में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा जेड माइनस वाई। अब देखिए पांचवें और छठवें पद में देखिए एक्स कॉमन है तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ फार्मूला लगाइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे में ए माइनस बी कर दीजिए। तब देखिए इसके अनुसार क्या हो गया, तीनों में जेड माइनस वाई कॉमन है, हमने जेड माइनस वाई क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर वाई जेड बच गया, यहाँ पर भैया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये एक्स था और एक्स माइनस वाई चला गया। जब इस कौन से फार्मूले पर खुला, इस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक में ए माइनस बी, तो माइनस वाला तो हमने पहले ले लिया तो प्लस वाला बचा, अंदर में हमने इससे गुणा करवा दिया। तो देखिए जेड माइनस वाई, एक्स स्क्वायर को हमने पहले लिख लिया फिर वाई जेड को लिखा, फिर एक्स का गुणा हमने वाई से करवाया, एक्स का गुणा किससे करवाया वाई से करवाया, तो क्या हो गया एक्स वाई और फिर वाई जेड हो गया। यहाँ पर देखिए इसको हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, ये क्या है जेड प्लस वाई, तो यहाँ पर माइनस है, क्या भैया माइनस कॉमन होगा, माइनस एक्स, क्या कॉमन होंगे माइनस एक्स।
और जब माइनस एक्स कॉमन करोगे तब यहाँ पर बचेगा जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर प्लस होता तो आपका एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होता, ये ध्यान कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, अब इस माइनस से गुणा हुआ है, माइनस एक्स का गुणा वाई से तो माइनस एक्स वाई, और माइनस एक्स का गुणा जेड से तो माइनस एक्स जेड। फिर हमने कॉमन करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड, हमने x को कॉमन लिया तो x माइनस वाई, और यहाँ पर माइनस जेड को कॉमन लिया तो x माइनस वाई। अब इन दोनों पदों में x माइनस वाई कॉमन था, हमने कॉमन ले लिया। फिर क्या बचा, यहाँ पर x यहाँ पर z, एक ब्रैकेट में उसको लिख लिए। फिर आ गया z माइनस वाई एक्स माइनस वाई और x माइनस जेड, हमने इसको सही क्रम में लिख दिया x माइनस वाई, एक माइनस यहाँ से निकला क्योंकि जो प्लस था माइनस में, और देखिए y माइनस जेड, y माइनस जेड ये वाला बदले तो एक माइनस यहाँ और एक यहाँ, दो हो गया, जेड माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से कुछ नहीं करना था, शाखंड निकाल लेना था तीसरे स्तंभ का, a13 a23 a33, उनके आइयो स्मॉल a13, ठीक है ना, स्मॉल a23 a33 इस फार्मूले पर रखकर गुणनखंड कर देना था। आपको कैलकुलेशन कर कर चक्रीय क्रम से कॉमन लेकर उत्तर ले आना था। चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ से। सवाल नंबर 5 क्या कहना चाहता भैया, 5 ऑप्शनल है, वैसे भी आप लोग 5 नंबर सवाल को कर ही सकते हैं। सवाल नंबर 5 को देखते हैं, कह रहा है यदि त्रिभुज बराबर a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 और स्मॉल ए आई जे यानी पंक्त और स्तंभ, आई का मतलब होता है पंक्त और जे का मतलब होता है स्तंभ। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने इसको बता रखे हैं, जो भी स्टूडेंट ना देखे हों एक बार जाएं, डिटरमाइंड के इंट्रोडक्शन पार्ट अवश्य देखें, ठीक है ना। शाखंड कैपिटल ए आई जे हो तो डेल्टा का मान किस रूप में व्यक्त किया जाता है, ये बताना कि डेल्टा का मान किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो देखिए ऑप्शनल था, कोई बात नहीं था, अगर इसके हम सहखंड निकालते, ठीक है ना, तो ये ऑलरेडी आपको पता है कि ये एक वास्तविक सारणिक है, ठीक है ना। तो इसमें जो इसकी वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा का मान स्मॉल a11 कैपिटल A11 प्लस स्मॉल a12 कैपिटल A12 कैपिटल A12, सॉरी नहीं, स्तंभ पहले स्तंभ के अनुसार आई जे कह रहे हैं, तो यहाँ पर ये 21 और ये 22 हो जाएगा, ये 21 प्लस स्मॉल a 31 कैपिटल A31, यही हो जाएगा, ठीक है ना। और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अन्य दो जो ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहे हैं, तो यही वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्नावली 4.4 समाप्त हो चुकी है। तो आप लोग जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज का सफ़र यहीं तक, आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज का सफ़र यहीं तक, जय हिंद जय भारत।